हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जीआईसी एग्जाम के लिए। इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए यूपी पीजीटी एग्जाम के नोट्स की, तो ये यूपी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड नोट्स हैं जिसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड के समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर आपको उसका भी नोट्स मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। लगभग ये टॉपिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट कुछ, चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें ले सकते हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। अभी इस समय नवरात्रि सेल चल रही है, ये 19 मार्च से 31 मार्च तक रहने वाली है, जिसमें समाजशास्त्र के नोट्स, प्रैक्टिस सेट एंड जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसमें कुछ छूट दी जा रही है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 400 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्न पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम बताएं। देखिए पुस्तकें यहां पर है, एन इंडियन विलेज, आ राजस्थान विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, द रिमेंबर्ड विलेज। बताएं सही क्या होगा। यहां पर सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहां पर सही है, देखकर बताएं। यहां पर राइट क्या होगा, एन इंडियन विलेज। ये कब आती है, 1956 में आती है। एन इंडियन विलेज कब आती है, 1956 में आती है। इसके अलावा राजस्थान विलेज ये कब आती है, ये 1967 में आती है। और फिर इंडियाज चेंजिंग विलेजेस ये 1958 में आती है। और फिर बचती है द रिमेंबर्ड विलेज, ये आती है 1976 में। ठीक है, 1976 में। यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑप्शन, फिर इसके अलावा फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कालक्रम में लगाने को आता है। और ये सभी भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखी गई पुस्तकें हैं। एंड इंडियन विलेज की बात की जाए, ये किसकी है बताए। अच्छा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एन इंडियन विलेज, आ राजस्थान विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज और द रिमेंबर्ड विलेज। ठीक है, ये किसकी पुस्तकें हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए, स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, व्यापक नहीं होना चाहिए, बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। आर के मर्टन, मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा,
यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से भी जाना जाता है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से भी मेलानोव्स्की को जाना जाता है। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये इनके द्वारा दिया गया है, मेलानोव्स्की के द्वारा। और इन आवश्यकता पूर्ति का साधन इन्होंने किसे बताया था? कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत दिया। मानवीय आवश्यकता में इन्होंने 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकता। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया था। और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। इस तरह से भी प्रश्न आता है। और उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शन की भी बात की थी कि संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है। उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शन की भी बात की थी। इसके अलावा अगर हम जादू की बात करते हैं, मैजिक की, तो इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं जादू के। एक तो इन्होंने सफेद जादू बताया है। ठीक है, एक इन्होंने क्या बताया है? सफेद जादू बताया है। और दूसरा इन्होंने काला जादू बताया है, व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये मेलानोव्स्की के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? यहाँ पर पुस्तकें देखें, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी स्मेल्सर, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, एंजल्स। आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम की हो जाएगी पुस्तक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है? सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है? एडम स्मिथ ने। ठीक है, याद रखेंगे, एडम स्मिथ ने की है सबसे पहले श्रम विभाजन की बात समाजशास्त्र में, या फिर अगर हम कहें सामाजिक श्रम विभाजन की। ठीक है, समाजशास्त्र में या फिर सामाजिक श्रम विभाजन की बात किसने की है? ये दुर्खीम के द्वारा की गई है। ठीक है, ये दुर्खीम ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं बृहत परंपरा को प्रयुक्त किया? ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, मिल्टन सिंगर। चलिए बताएं, इनमें से किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा जो कि लघु और बृहत परंपरा है उसका प्रयोग किया था? यहां पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? यहाँ पर सही होगा मिल्टन सिंगर। ठीक है, मिल्टन सिंगर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिल्टन सिंगर यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, लघु और बृहत परंपरा, ये 2 तरह की जो परंपराएं हैं वो किसके द्वारा बताई गई थी? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई थी, जिसकी आलोचना एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे ने की थी। और इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? श्यामाचरण दुबे के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले शास्त्रीय परंपरा की बात की। ठीक है, एक तो यहाँ पर शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। ठीक है, उस शास्त्रीय परंपरा के बाद आ जाएगी इनकी राष्ट्रीय परंपरा। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी, शास्त्रीय परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा है। फिर इसके अलावा स्थानीय परंपरा हो जाएगी। ठीक है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। ठीक है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। फिर आएगी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। और इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा की इन्होंने बात की है। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा की इन्होंने बात की है, प्रादेशिक परंपरा। और लास्ट में यहाँ पर आएगी पश्चिमी परंपरा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। कौन सी इनमें से परंपराओं की बात दुबे द्वारा की गई है या किसकी नहीं की है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आप कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना है। शास्त्रीय परंपरा, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक है, प्रादेशिक परंपरा और पश्चिमी परंपरा यहाँ पर बताई गई है। आलोचना किसने की थी? रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु और बृहत परंपरा की एस.सी. दुबे ने, श्यामाचरण दुबे ने। और इन्होंने कहा था कि भारत के संदर्भ में यह कहना कि यहाँ पर सिर्फ मात्र 2 तरह की परंपराएं हैं, ये सही नहीं। इन्होंने बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था और ये 6 तरह की परंपराओं की बात इन्होंने की थी। यहाँ पर मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? जिगमंड बॉमेन, नॉबर्ट इलियास, अर्नेस्ट ग्लेनर, बेंजामिन ग्रेग। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा?
यहाँ पर जिगमैन बोमैन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रितता, सांस्कृतिक सार्वभौमिकता है। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाएगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट रेडफिल द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दी हुई में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं? देखिए, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका था? रॉबर्ट रेडफिल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं समुदाय के प्रकार की, ठीक है, समुदाय के प्रकार की अगर हम बात करें, जो कि रॉबर्ट रेडफिल ने 3 तरह के समुदाय की बात की थी। एक तो इन्होंने लघु समुदाय बताया था, लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और वृहद समुदाय। ठीक है, ये 3 इन्होंने बताए थे, वृहद समुदाय, ये 3 इन्होंने प्रकार बताए थे। लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसकी 4 विशेषताएं इन्होंने बताई थी, लघु समुदाय। और गांव लघु समुदाय है, ये किसका कहना है? ये स्टेटमेंट भी इनका रॉबर्ट रेडफिल के द्वारा ही दिया गया है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये भी इनका तर्क है रॉबर्ट रेडफिल का। 4 विशेषताएं बताई थी, इसमें से कौन सी है ये यहाँ पर बताना है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये बताई थी। निकटता नहीं है, यहाँ पर आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता की बात की है। चौथी विशेषता ये है। ठीक है, ये जिसमें भी हमें ये 4 विशेषताएं देखने को मिलेंगी, रॉबर्ट रेडफिल ने उसे लिटिल कम्युनिटी कहा था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन ए है, सामाजिक व्यवस्था को विघटित करता है। दूसरा है, मानव आवश्यकता की पूर्ति करता है। तीसरा है, परिस्थिति व भूमिका प्रदान करता है। सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। संस्था का प्रकार नहीं है, फंक्शन नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था को विघटित करता है, ये इसका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी के सारे सही हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, परिस्थिति भूमिका प्रदान करता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, व्यवस्था को विघटित करता है, ये यहाँ नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, संस्था की अवधारणा या संस्था के उद्विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। इसके अलावा संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई है? ये गॉफमैन के द्वारा दी गई है। संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? वो गॉफमैन के द्वारा दी गई है। और संस्थाकरण, ठीक है, संस्थाकरण और इसके अलावा द्वितीयक संस्था, ठीक है, संस्थाकरण व द्वितीयक संस्था का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं? पार्सन्स के द्वारा दिए गए हैं। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, किसने लिखी? के एम कपाड़िया, के एम पानीकर, IP देसाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसका कॉन्सेप्ट है? यहां पर राइट क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा IP देसाई। IP देसाई ने गुजरात के महुआ पर अध्ययन किया था। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ IP देसाई की पुस्तक है। इसके अलावा KM कपाड़िया की पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। कपाड़िया का कहाँ पर अध्ययन रहा है? नवसारी पर। ठीक है, नवसारी, गुजरात के नवसारी पर अध्ययन किसका रहा है? कपाड़िया का रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? ऑप्शन से यहाँ पर देखिए, वर्ग आधारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाए जाने वाला अंतर है, या कथन किसका है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, या किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, किसका कहना है? दुर्खीम का। ठीक है, इन्होंने 2 तरह की एकता की बात की थी। एक तो साविवीय एकता है, ठीक है, साविवीय एकता है। दूसरा यहाँ पर यांत्रिक एकता हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? बी आर अम्बेडकर, जी के गोखले, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की है? किसने की है? बी आर अम्बेडकर ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, अभिजात सिद्धांत पर निम्न समाजशास्त्री कृतियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पुस्तकें यहाँ पर है द पावर एलिट, द माइंड एंड सोसाइटी, द रूलिंग क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? द पावर एलिट, द पावर एलिट सी राइट मिल्स की है। ये कब आती है? द पावर एलिट सी राइट मिल्स की है, ये आती है आपकी 1956 में। द पावर एलिट्स कब आती है? 1956 में आती है। द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, ये जो द माइंड एंड सोसाइटी है ये किसकी है? पैरेटो की पुस्तक है, और ये कब आती है? 1935 में। पैरेटो की पुस्तक है, 1935 में आती है। द रूलिंग क्लास ये मोस्का की पुस्तक है, और ये 1896 में आती है। पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स की है, और ये आती है 1911 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1896 ऑप्शन थर्ड यहाँ पर है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद करिए, इस तरह से ज्यादातर अब पुस्तकें पूछी जा रही हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? पुस्तकें यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस हैं माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कॉल मैनहीम, सुसाइड, इमाइल दुर्खीम, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स। कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सुसाइड होगी, जो कि दुर्खीम की पुस्तक है। अच्छा, सुसाइड को इन्होंने क्या कहा था? आत्महत्या सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। क्यों कहा था? इन्होंने कहा था आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे समाज ही उत्तरदायी होता है। इस वजह से इन्होंने इसे सोशल फैक्ट बताया था। आत्महत्या के 4 प्रकार इन्होंने बताया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, अहमवादी आत्महत्या आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी आत्महत्या, यहाँ पर परार्थवादी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी? परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगी, परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगी। ठीक है, तीसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये 4 प्रकार भी पूछे जाते हैं। प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या है, और चौथी हो जाएगी भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। सोशल फैक्टर सुसाइड को इन्होंने माना था। चलिए यहाँ पर देखिए, सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म, ये पुस्तक किसने लिखी? टॉलकट पार्सन्स, सी राइट मिल्स, एल्विन गोल्डनर, रॉबर्ट निस्बेट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट निस्बेट। ठीक है, रॉबर्ट निस्बेट है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पुस्तक है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस है फूको, एंथोनी गिडेंस, एंड फेयर क्लॉक, जॉनसन। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ये किसकी पुस्तक है? क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एंड फेयर क्लॉक की है। ठीक है, एंड फेयर क्लॉक की है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स एंड डॉल्टन, ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने दिया था? बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। जनसंख्या का आहार सिद्धांत, डाइट थ्योरी किसकी है? डबल डे की है। और इसके अलावा जनसंख्या घनत्व का जो सिद्धांत है, डेस्टिनी का सिद्धांत है, ये सैडलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से या किसने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। ऑप्शंस देख लीजिए, फ्रेडरिक एम थ्रेजर, मैनहीम, सिरिल लोडोविक बर्ड, मिरियम वॉन वॉटर्स। किसका ये कहना है जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। यहाँ पर सही क्या होगा? सिरिल लोडोविक बर्ड होगा, सिरिल लोडोविक बर्ड होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ऑप्शन है रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर वुड्स यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्यों को संपन्न करने का तरीका है जो कि हमारे समाज में स्वीकृत है। यह किसका कहना है? यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेड। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। और इनकी पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक हो जाएगी जो कि 1970 में आती है। ठीक है, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में आती है। और इन्होंने सामाजिक प्रतिमान के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहले इन्होंने जनरीतियां की बात की थी, जनरीतियां। ठीक है, जनरीतियां की इन्होंने बात की थी, रूढ़ियां की बात इन्होंने की थी, और फिर इसके अलावा कानून की इन्होंने बात की है। जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून, ये 3 इनके द्वारा बताए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प ए है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वर्णनात्मक परिकल्पना, संख्यात्मक परिकल्पना। प्रश्न है एक परिकल्पना जिसमें 2 स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा? शून्य परिकल्पना कहेंगे। बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से या किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। ऑप्शन है ड्यूमो, जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, ए.के. सरन। बताएं, भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है, यह किसका कहना है? ड्यूमो का। ठीक है, ड्यूमो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज कहने वाले ड्यूमो है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? वॉन वेज, वेबर, पार्सन्स, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसका कहना है? सोशल चेंज से रिलेटेड यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे पहले अगर हम मैकेवर की बात करते हैं, आप आंसर दीजिए। मैकेवर की अगर हम बात करते हैं तो ये सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये कहने वाला कौन? ये यहाँ पर सोशल फैक्ट से रिलेटेड, यहाँ पर सोशल चेंज से रिलेटेड यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन मैकेवर कहते हैं सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेविस की, ठीक है, डेविस की बात करते हैं, किंग्सले डेविस की, तो इन्होंने संरचना प्लस उसके जो प्रकार हैं, फंक्शंस में परिवर्तन जो होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये किंग्सले डेविस के द्वारा ये बात कही गई थी। गिडेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एंथोनी गिडेंस की, तो उन्होंने कहा था आंतरिक संरचना में, ठीक है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसका कहना था? एंथोनी गिडेंस का कहना था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहने वाले पार्सन्स है। मैकेवन ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहा। किंग्सले डेविस ने कहा था कि स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में होने वाला चेंज सामाजिक परिवर्तन है। गिडेंस ने कहा था कि प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सोशल चेंज कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये कीवर्ड्स आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर संस्कृति को परिभाषित किया गया है। टाइलर कहते हैं संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। विकल्प बी, हर्शकोविट्ज संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं और हॉबेल संस्कृति को प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं बल्कि उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। या फिर विकल्प डी, ये सभी यहाँ पर सही है। सही बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। लिंटन ने क्या कहा था, शॉर्ट में देख लेते हैं। लिंटन ने इन्होंने संस्कृति को क्या कहा था, जीवन विधि। संस्कृति क्या है, जीवन विधि है। रेडफील्ड की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट रेडफील्ड संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, जीवन शैली। रॉबर्ट रेडफील्ड ने संस्कृति को क्या कहा था, जीवन शैली कहा था। मजूमदार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मजूमदार की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने संस्कृति को क्या कहा था, जीने का ढंग कहा था। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मेलानोव्स्की की बात करते हैं, ठीक है, मेलानोव्स्की की बात करते हैं तो ये संस्कृति को साधन बताते हैं, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन बताते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है। अब चलिए आप देखकर बताएं। उन्होंने विकासीय अवस्थाएं बताई थी परिवार की, सही क्रम में बताना है। सबसे पहले किसकी बात की थी उन्होंने, समरक्त परिवार की थी, फिर उसके बाद समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृ सत्तात्मक और आखिरी में एक विवाही परिवार की बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।